नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो चलिए, आज मैं आपकी हिंदी कृतिका भाग 2 के पार्ट 5 मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी मैं पूरे क्वेश्चन आंसर आज आपको सॉल्व करवाऊँगी। ये जो पार्ट है इसे अज्ञेय जी ने लिखा है। तो जो अज्ञेय जी हैं वो खुद से ही पूछते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये क्वेश्चन है तो बहुत सरल, पर ये है भी कठिन, दोनों ही बात है। ये जो लिखने का जो लेखक होते हैं वो ही समझ सकते हैं कि वो क्यों लिखते हैं, और वो लिखने के बाद जो उनको अनुभव होता है उस अनुभव की इन्होंने कल्पना करी है। इन्होंने अपने एक जीवन काल में, इनके जीवन काल में घटना हुई थी जिसे इन्होंने कहीं अखबारों में और खबरों में सुना था, जो कि हिरोशिमा में विस्फोटक परमाणु बम से जो हमला हुआ था उसका इन्होंने सचित्र वर्णन देखा तो नहीं था, पर ये वहाँ गए थे। वहाँ जाके इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिससे इनके रोम रोम में एक मतलब काल्पनिक कथा सी एक उमड़ गई दिमाग में, और उसको ऐसा वो उसने अपना रूप लिया कि वो एक कविता के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो अज्ञेय जी ने अपने हिरोशिमा में जो भी उनके साथ हुआ, वहाँ गए थे, वहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या देखा, उन्होंने ऐसी एक छाया देखी पत्थर पे जो कि एक आदमी की जलती हुई छाया थी। तो वो उसको देख के एकदम स्तब्ध रह गए। तो वो पूरी इन्होंने अपने इस चैप्टर में कल्पना की है और पूरी बताया है कि क्या कैसे हुआ था। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उसके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लेखक बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है कि जो हमने अपने सामने चीज़ देखी है वो, और उसकी अनुभूति मतलब उसको चीज़ को फील करना, अनुभूति करना। ये दोनों की अगर आप अपेक्षा करें तो लेखक में कहीं अधिक मदद मिलती है। जो अपन लिखते हैं उसमें क्या क्या मदद मिलती है, ऐसा उन्होंने, और क्यों मिलती है। तो देखिए, लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर से एक दबाव पड़ता है। जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की ओर से एक दबाव पड़ता है, परंतु यह दबाव इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि लिखने के लिए झकझोर दे। जबकि दूसरी ओर अनुभूति एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से मन को झकझोर देती है, और वह लिखने के लिए आंदोलित हो उठता है, साथ ही इसकी रचना का निर्माण करता है। अब मैं इसको एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। लेखक का कहना है कि प्रत्यक्ष अनुभव है जो, वो बाहर से दबाव पड़ता है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने किसी न्यूज़ पे ये सुना कि उसकी दुकान इस तरीके से जल गई थी, या आपने खबर सुनी, या फिर आपने ऐसी खबर सुनी कि चीन या फिर कहीं किसी देश में कोई भूकंप आया था और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हिल रहे थे और लोगों की काफ़ी नुकसान हो गया, घर गिर गए। ऐसा आपने एक अनुभव किया, आपने टेलीविज़न पे सुना। ठीक है, अनुभव करना मतलब उस बात को सुनना, कोई बात का कई दिनों के बाद किसी के थ्रू पता चलना, वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। ये आपको दबाव तो देता है, पर ये बाहर से दबाव देता है, जिससे लेखन के लिए झकझोर ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि दूसरी ओर अनुभूति एक ऐसी चीज़ होती है, अनुभूति का मतलब उसको फील करना। जैसे आप जिस जगह की आप न्यूज़ सुन रहे हो, वहाँ के लोग क्या अनुभव कर रहे होंगे और आपका क्या अनुभव है, ये दोनों में डिफरेंस होगा। वहाँ जो लोग होंगे वो अलग अनुभव कर रहे होंगे, और आप जो सुन रहे हो वो अलग अनुभव कर रहे हैं। तो जो लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको हम अनुभूति बोलते हैं। तो जो एक अनुभूति है वो एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से मन को झकझोर के रख देती है, और वह लिखने के लिए आंदोलित करती है, मतलब प्रेशर देती है कि अब लिखना है, मुझे एक रचना का निर्माण करना है। ऐसे ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2।
लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो देखिए, लेखक पहले ही हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के परिणाम को अखबारों में पढ़ चुके थे। जब लेखन जापान गए तो उन्होंने हिरोशिमा के अस्पतालों में घायल लोगों को देखा, साथ साथ ही अणु बम के प्रभावों को भी प्रत्यक्ष रूप से भी देखे थे और देखकर भी अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति मतलब एक फीलिंग नहीं आई उनको, जबकि वो वहाँ के लोगों से मिले जो हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो अणु बम के प्रभाव को भी प्रत्यक्ष रूप से देख चुके थे, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट थे, पर उनको अनुभूति नहीं मिली, इसलिए वो भोक्ता नहीं बन सके। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे उजली छाया को देखकर वैज्ञानिक का छात्र रहे लेखक, जो मतलब उन्होंने जब वो उजली छाया को देखा तो उसको देखकर विज्ञान का छात्र रहे लेखक, क्योंकि वो विज्ञान के छात्र थे, सोचने लगे कि विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा होगा और विस्फोट से निकले हुए रेडियोधर्मी पदार्थों की किरणें उस व्यक्ति की रुद्र हो गई होंगी। रुद्र मतलब आर पार हो गई होंगी और किरणें आगे बढ़कर पत्थर को झुलसा दिया होगा और आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार ये सारी घटना जैसे पत्थर पर लिखी है। उस छाया को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा। लेखक थे, उनको एक थप्पड़ सा महसूस हुआ और लेखक को महसूस हुआ कि जैसे मेरे भीतर से ऐसा एक उजियारा सा, एक सूर्य सा उठाया हो और डूब गया हो, उगसा आया हो और डूब गया हो। मैं कहूँ कि उस क्षण मैं अणु विस्फोट मेरी अनुभूति में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट के भोक्ता बन गए। और भोक्ता बन गए तो उन्होंने एक बहुत ही इससे रिलेटेड एक अपनी कविता लिखी थी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए। क नंबर, लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। ख नंबर, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। तो देखते हैं क नंबर इसमें क्या बोल रहे हैं। किसी भी लेखक को लिखने के लिए निम्नलिखित बातें प्रेरित करती हैं। नंबर 1, लिखने की प्रवृत्ति में जब अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को प्रकट करने की उत्कृष्टता इतनी बलवान हो जाती है कि उसे न लिखने तक वह बेचैन बनाए रहती है। इस प्रकार लेखन को लिखने के लिए आंतरिक व्यवस्था प्रेरित करती है। जब लेखक प्रसिद्ध हो जाते हैं तो संपादक और प्रकाशक कुछ लेखनाकार लेखक से आग्रह करके और लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि जब लेखक होता है, जब लेखन की प्रवृत्ति होती है, जब लिखते हैं तो व्यक्तिगत अनुभूति को प्रकट करने की उत्कृष्टता, जो आपने अनुभूति प्राप्त करी थी किसी भी चीज़ को देखने की, मतलब आप किसी भी चीज़ को अगर आप अनुभूति ले लें, किसी चीज़ को आप अनुभव कर लें, तो आपके अंदर एक ऐसी लहर उठती रहती है कि आपको लिखना है, उस चीज़ को लिखना है, उस पल को लिखना है, उस बात को लिखना है। आपके अंदर ऐसी विविधता प्रेरित होती रहती है। और नंबर 2, अगर आप किसी भी, जैसे कोई किसी की स्टोरी से प्रसिद्ध हो जाता है और कोई संपादक और प्रकाशक उनको वो स्टोरी पसंद आ जाती है, तो वो बार बार बोलते हैं कि आप प्लीज़ कुछ और लिखिए, आपने पहले इतना अच्छा लिखा था, तो वो प्रेरित करते हैं। ये बात नंबर 2 में कही गई है। नंबर 3 में, लेख लिखने के लिए परिश्रमिक भी सम्मान के साथ बनता है अपनी आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कि आप लेख लिखते हैं। ठीक है, जो लेख लिखने के लिए परिश्रम भी सम्मान के साथ बताता है कि अपनी आर्थिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी लेखन लिखते हैं। ठीक है ना। नंबर 4,
कुछ लेख ऐसे भी होते हैं, देखिए मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। नंबर एक कि लेखक को जब अपनी एक अनुभूति मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है लिखने के लिए, इसलिए वो लिखते हैं। नंबर दो, वो किसी स्टोरी में इतने मशहूर हो जाते हैं कि जो संपादक है और जो प्रकाशक है वो उनको बार बार फोर्स करते हैं कि आप और लिखिए, है ना। और नंबर तीन कि वो लिखने के लिए एक परिश्रम भी सम्मान के साथ उनको बनता है और आर्थिक आकांक्षाओं की भी उनको पूर्ति करनी होती है लेखन को लिखने के लिए, इसलिए भी लिखते हैं, ठीक है ना। और नंबर फोर, कुछ लेखन ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई आकांक्षा नहीं होती, वे लिखते हैं और लिखते रहते हैं, उसमें आत्मा की संतुष्टि की भावना होती है और यह भी कामना होती है कि लिखते लिखते इतना सुधार हो जाए और उसकी पहचान बन सके। मतलब सिंपली कुछ लोग ऐसे ही लिखते हैं बिना किसी आकांक्षा के, उनको कोई स्वार्थ नहीं चाहिए होता कि हमको कोई पॉपुलर हो, कोई प्रसिद्धि हो या कोई उन्हें फोर्स करे, वो बस अपने इच्छा के, उनको एक मतलब हॉबी होती है लिखना, आत्मा की संतुष्टि की होती है, इसीलिए वो लिखते हैं, ठीक है। और अपन अब नंबर ख की बात करते हैं कि किसी भी रचनाकार को जो प्रेरणा स्रोत होते हैं वो रचनाकार को कुछ भी लिखने के लिए विभिन्न प्रकार से उत्साहित करते हैं और कुछ भी लिखने की अपेक्षा करते हैं। लेखक को जो बात लिखने के लिए प्रेरित करती है उन सबकी संपूर्ति को पूरा होने की बात कहते हैं या उनमें उनसे मुक्त हो जाने का प्राप्त अवसर बनाते हैं। मतलब जो लेखक बोलते हैं कि उन सब की जो संपूर्ति है उसको पूरा करने की बात लिखते हैं या उनसे मुक्त हो जाने का प्राप्त अवसर बनाते हैं। ऐसा कुछ लेखक का कहना है कि जो प्रेरणा स्रोत होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? बाह्य दबाव का मतलब होता है कि जो बाहर के लोग बोलते हैं ना, हमें आपकी बहुत पसंद है स्टोरी, आप और लिखिए, उसको बोलते हैं बाह्य दबाव। तो देखिए, कुछ रचनाकार की रचना में खुद की अनुभूति से उत्पन्न विचार को लिखते हैं तो कुछ रचनाकार अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी कारण उपस्थित हो जाते हैं कि जिससे अपने विचार नहीं होते हुए भी समाहित कर लिए जाते हैं। ये समाहित विचार बाह्य दबाव होते हैं। मतलब आपका मन नहीं है, आपके कोई विचार नहीं आ रहा, फिर भी बाहर के लोग बोलते हैं कि आप लिखो, तो आपको फिर ऐसे बाहरी समाहित विचारों को बाह्य दबाव कहते हैं। नंबर 1, सामाजिक परिस्थितियों का दबाव होना, आर्थिक लाभ की आकांक्षा का दबाव होना, प्रकाशकों और संपादकों का बार बार आग्रह का दबाव होता है। तो देखिए, सबसे पहले सामाजिक परिस्थितियों का दबाव होता है। सामाजिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही हो समाज में और आपको कुछ हल नहीं मिल रहा, तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं आप प्लीज़ लिखिए इसके ऊपर, तो आप ना चाहते हुए भी उसके ऊपर लिखते हैं। आर्थिक लाभ मतलब आपको कोई भी आर्थिक समस्या हो और उसकी आप आकांक्षा करते हो तो वो दबाव होता है। प्रकाशकों और संपादकों का बार बार आग्रह का दबाव भी होता है। तो फिर ऐसे कुछ दबाव होते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं और कैसे? तो देखिए, बाह्य दबाव केवल रचनाकारों को नहीं प्रभावित करते, अतः अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी बाह्य दबाव से प्रभावित होते हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां बाह्य दबाव से मुक्त हो। जैसे गायक गायिका के ऊपर भी आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। नंबर 2, सिनेमा जगत से संबंधित कलाकारों पर भी निर्देशक का दबाव, साथ ही आर्थिक दबाव भी रहता है। नंबर 3, चित्रकार या मूर्तिकार पर भी मूर्ति बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छा का दबाव रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेख के अंततः एवं बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है कि यह आप कैसे कह सकते हैं? नंबर 1, देखिए,
हिरोशिमा पर लेखन द्वारा लिखी कविता लेखक के हृदय की अनुभूति, भावों और शब्दों में जीवित हो उठी है। कविता में हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था। जो कवि थे उन्होंने हिरोशिमा में जो भयंकर रूप था उसको देखा था, वहाँ के 8 लोगों को भी देखा था और उस दृश्य को देख लेखक के मन में उन लोगों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई थी, किंतु उनकी व्यक्तिगत त्रासदी ही नहीं बन सकी। जब लेखक ने पत्थर पर मनुष्य की उस काली छाया को देखा जो उन्हें उनके हृदय में अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर सामने आ गया और वही त्रासदी जीवंत हुई और कविता के रूप में परिवर्तित हो गई। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता अंततः दबाव का परिणाम थी। अंततः अंदर का दबाव था उसका परिणाम थी। बाहर दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी कुछ नहीं लिखा था, इससे प्रभावित होते हुए और कविता लिख दी। ठीक है ना। और उन्होंने कुछ नहीं, बाहर दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने के बाद लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा था और इससे प्रभावित होते हुए उन्होंने ये कविता लिख दी थी। ये उनका छोटा सा बाहर दबाव हो सकता है, पर वो पूरी आंतरिक अनुभूति थी उनकी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह हो रहा है? देखिए, हिरोशिमा पर अणु बम का गिरना एक ऐसी घटना थी जिसने संपूर्ण मानव को हिलाकर रख दिया था। यह विज्ञान का बहुत ही भयानक दुरुपयोग था। यदि इस अणुबम का विज्ञान द्वारा पुनः उपयोग होता तो संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने की संभावना बनी रहती। विज्ञान ने दुरुपयोग के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। यह केवल सुख सुविधाओं का आधार नहीं रह गया। जैसे समाज में विज्ञान के बढ़ते दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं भी बढ़ रही हैं। देखिए, यहाँ पे लेखक का कहना है कि जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा पर जो अणु बम गिरा था, यह एक ऐसी घटना थी जिसने लोगों को हिला के रख दिया था और ये सच्ची में विज्ञान का बहुत भयानक दुरुपयोग था। दुरुपयोग मतलब उसका बहुत गलत इस्तेमाल किया था। यदि इस अणु बम का विज्ञान के द्वारा पुनः फिर से प्रयास किया जाता तो सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विज्ञान ने दुरुपयोग के क्षेत्रों का विस्तार कर लिया है। मतलब अब जो विज्ञान है उसने उसका इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया है, यह केवल सुख सुविधाओं का आधार नहीं रह गया। जैसे आजकल लोगों ये पता कर लेते हैं कि भ्रूण है, जो गर्भ में बच्चा है या लड़की है, ये आजकल पैदा कर लेते हैं और भ्रूण हत्याएं ज़्यादा हो रही है, मिसकैरेजेस लोग कर रहे हैं। सेकंड, कंप्यूटर में वायरस जैसा कुछ गलत कार्य भी विज्ञान के बढ़ते सुख सुविधाओं का प्रभाव है। और आगे नंबर 3, देश की सुरक्षा के निमित्त हथियार। थर्ड है वो ये है कि देश की सुरक्षा के निर्मित हथियारों का आतंकवादियों द्वारा निर्दोषों की हत्या में प्रयोग में लाना। मतलब विज्ञान के द्वारा जो आतंकी हथियार बनाए जाते हैं वो निर्दोष हत्या के लिए प्रयोग में लाते हैं। और नंबर 4, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या में होता है। जो कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग हम लोग आत्महत्या में कई लोग यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ विज्ञान के दुरुपयोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने की आपकी क्या भूमिका है? एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, प्रदूषण को फैलाने तथा बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को बताकर जागरूक किया जा सकता है तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं का कम प्रयोग करें। नंबर 2, विज्ञान के द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रयोग यथासंभव लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किए जाए।
मनुष्य के विनाश के लिए नहीं, आतंकी तथा उग्रवादियों के हाथ में यह हथियार न पहुंच सके, इसका ध्यान हमको रखना है। नंबर 3, विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसवपूर्ण संतान के लिए लिंग की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कन्या शिशु की भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं, जिसके कारण समाज में विषमता तथा लिंगानुपात की असमानता आती है। इस बारे में लोगों को रोक लगाने की आवश्यकता है। वैसे तो ये अपने इंडिया में बैन हो चुका है, थैंक्स फॉर गवर्नमेंट। 4 नंबर की बात करते हैं। विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। यह बात लोगों तक फैलाकर इसके दुरुपयोग के परिणाम को हम बताने का प्रयत्न करें तो ज़रूर हम इसके दुरुपयोगों को रोक सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को समझिएगा और कोशिश हो सके, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम अपनी भाषा में अपने क्वेश्चंस और उनके आंसर दे सकते हैं। तो मेरा जो ये पूरा हिंदी का चैप्टर है ये पूरा ख़त्म हो चुका है और साथ ही साथ इस पूरी हिंदी के चैप्टर भी मैंने आपको पूरी स्टोरी और विथ क्वेश्चन आंसर्स के साथ फुलफ़िल करवा दिए हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। अगर आपको इन चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर नहीं समझ आता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो देखिएगा बच्चों, आप ज़रूर पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय, टेक केयर।